नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज के इस खास कार्यक्रम जन अधिकार पार्टी से मनीष कुमार पिंटू और हमारे ठीक उसके बगल में कमल प्रसाद सिंह जो कि रालोसपा के जिलाध्यक्ष हैं, और ठीक उनके बगल में माननीय श्री सुरेंद्र मानपुरी, हम सबों के कह सकते हैं गार्जियन, वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान अखबार में काफी सालों से सेवा दे रहे हैं और काफी लंबा अनुभव है तमाम क्षेत्रों में, और खासकर राजनीति इनका विषय भी रहा है। और इस विषय को लेकर आज हमने अपने स्टूडियो में इन तीनों को आमंत्रित किया है। ये दोनों तो पार्टी से रिलेटेड हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई कहें, गार्जियन कहें, सुरेंद्र मानपुरी जी एक समीक्षक के रूप में हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं और आज तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और इसको लेकर टिकट बंटवारे की बात हो, गठबंधन की बात हो, तमाम चीजें अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। पूरा बिहार का नजर बना हुआ है कि किस प्रकार से कौन सी पार्टी किसके साथ जाएंगी, कौन किसके पाले में बैठेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर खींचतान चल रही है। हालांकि वरीय नेताओं का कहना है कि अंदर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उनके प्रवक्ताओं का या अलग अलग तरीके का बयान आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस प्रकार से वीआईपी के जो सर्वे सर्वा हैं उन्होंने किस तरीके का बयान दिया। उससे पहले रालोसपा के सर्वे सर्वा जो कह सकते हैं सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का किस प्रकार का स्टैंड रहा है, और पप्पू यादव तो पहले से ही तमाम दलों के बारे में बोलते आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक थर्ड फ्रंट बनने की बात चल रही है, और जिस प्रकार से वीआईपी और रालोसपा महागठबंधन से अलग हुई है, कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट का एक सिनेरियो बन रहा है। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई कहें, गार्जियन कहें, मानपुरी जी से जानना चाहूंगा। सर, जैसा कि अभी देख रहे हैं सिनेरियो जो चल रहा है, जिस तरीके का बयान नेताओं का आ रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि थर्ड फ्रंट बन सकता है, जिसमें वीआईपी हो, रालोसपा हो, जन अधिकार पार्टी हो, ऐसी और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो मिलकर के थर्ड फ्रंट बना सकती हैं। और जिस तरीके की खिचड़ी अंदर पक रही है, क्या लगता है आपको कि थर्ड फ्रंट बन पाएगा? विकास जी, तीसरा मोर्चा बन चुका है। आपने 2-3 दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा कि रालोसपा और बसपा एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। अब रही बात जन अधिकार पार्टी की और मुकेश सहनी की पार्टी जो वीआईपी है, उसके आने की, तो ये लोग भी तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस मोर्चे का गठन तब हो रहा है जब चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए हो या महागठबंधन हो, या जो तीसरा मोर्चा सामने बड़े रूप में आने वाला हो, विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू है, लेकिन दलों ने अपना चेहरा साफ नहीं किया है। आपने देखा कि सीटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन आज भी ये तय नहीं है कि कौन सी पार्टी किस सीट से लड़ेगी जी। तो जाहिर है कि इनके भीतर कहीं न कहीं अभी बड़ी दरार कायम है, और ये दरार मिटने वाली नहीं है। तो इसका तो फायदा सीधा सीधा थर्ड फ्रंट को हो सकता है। देखिए, थर्ड फ्रंट ऐसे समय में गठित हो रहा है जब मतदान के दिन काफ़ी कम बच गए हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला दे ऐसी संभावना तो नहीं दिख रही। लेकिन जैसे एक बड़े समुद्र में एक कंकर की इतनी हैसियत होती है कि वह हलचल पैदा कर दे, वह स्थिति थर्ड फ्रंट ला सकती है। वो वर्तमान जो राजनीति है, चुनावी राजनीति है, इसमें कुछ हलचल जरूर पैदा कर सकती है। तो इसका नुकसान किसको होगा? सबसे अधिक नुकसान किसको? देखिए, कुछ सीटों पर थर्ड फ्रंट अगर मजबूती से लड़े तो वहाँ एनडीए को भी नुकसान हो सकता है, महागठबंधन को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन
ये संभावना कुछ सीटों में, जहां मैंने ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं दिखता है। ये क्योंकि काफी लंबा अनुभव रहा है, अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने कहा है, क्योंकि हमारे साथ पार्टी के 2 लोग मौजूद हैं। हालांकि मैंने वीआईपी को भी अप्रोच किया था, लेकिन कुछ कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो पाया इसकी वजह से। लेकिन हमारे साथ रालोसपा के भी लोग हैं, जन अधिकार पार्टी के भी लोग हैं। बात कर लेते हैं, चूंकि इन्होंने अभी सत्ता में भी थे, थोड़े दिन पहले ही अलग हुए हैं, पहले एनडीए से अलग हुए, अब महागठबंधन से अलग हुए। सर, कमल जी लगातार अब भाग रहे हैं, क्या लगता है कि इससे थर्ड फ्रंट बन सकता है? और थर्ड फ्रंट में भी रहेंगे नहीं रहेंगे, इसमें भी असमंजस है। तो ये भागते भागते कहाँ पहुंचने वाले हैं आप लोग? पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूं वैशाली न्यूज में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चैनल में बुला के आपने डिबेट करने का काम किया। मैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विकास जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, रही एनडीए से हटने के बाद महागठबंधन में जाने का और महागठबंधन के बाद आके थर्ड फ्रंट बनाने की, तो थर्ड फ्रंट तो बन चुका है और अब कोई संभावना नहीं है कि इससे फिर कहीं अलग होने की बात होगी। यूपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मायावती का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और उन्होंने घोषणा की है कि जब बिहार में मेरा सरकार बनेगा तो उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री उसका होंगे। तो नेता के रूप में उन्होंने घोषित किया है। अब आप ऐसे दल की बात कर रहे हैं जिसका बिहार में बहुत बड़ा जनाधार दिखता नहीं है, न तो उनकी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनकर बिहार में कभी उभरी है, और वैसे लोग अगर आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वैसे लोगों का विशेष प्रभाव कैसे पड़ सकता है बिहार में? इस थर्ड फ्रंट की बात ही नहीं, जब तक 3-4 और बड़े दल जो हैं वो अगर आपके साथ नहीं होते हैं, तो थर्ड फ्रंट, ये खुद से कहना कि मैं थर्ड फ्रंट बना चुका हूं, ये कहीं ठीक नहीं लगता। क्योंकि आप निश्चित तौर पर आपकी पार्टी रही है, आपके पिछले बार 3 सांसद रहे हैं, आपके खुद नेता मंत्री रहे हैं, ये अलग बात है, उनका एक अस्तित्व बन चुका था। लेकिन अब रही बात, आप मायावती की बात कर रहे हैं, बिहार में बहुत बड़ा जनाधार उनका नहीं दिखता है। तो वैसे लोग अगर आपको मुख्यमंत्री मान रहे हैं, इससे बिहार के लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ता, उसको लेकर के थर्ड फ्रंट की बात नहीं कही जा सकती है। क्या लगता है कि जो थर्ड फ्रंट बनाने की बात है वीआईपी के साथ, रालोसपा का या बसपा का या फिर जन अधिकार पार्टी के साथ, क्या लगता है कि बन पाएगा? थर्ड फ्रंट तो बन चुका है, लेकिन उसमें अब आने की बात है। वीआईपी हो चाहे जो भी दल हैं, वो आने की बात है। बाकी लोग छोटे भाई की भूमिका में आएंगे। हाँ, आएंगे। आप बड़े भाई की भूमिका में वहां रहेंगे। मुख्यमंत्री आपको मानना होगा, तभी थर्ड फ्रंट बनेगा। बाकी को मुख्यमंत्री तय हो गया। तो आप भी कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री बनेंगे, इधर जन अधिकार पार्टी के भी मुखिया कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कई सारे इस तरीके के पेजेस सोशल मीडिया पर बना के रखे हुए हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, तो पप्पू यादव। आप कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो नहीं लगता कि ये खींचतान में कहीं थर्ड फ्रंट भी बिखर न जाए? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है मेरे समझ से। आप नहीं मानेंगे पप्पू यादव को मुख्यमंत्री? नहीं, हम नहीं मानेंगे। अब मानेंगे ये बात हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, आपने तो कहा सामंजस्य बनेगा। हमारे शीर्ष नेता हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। अगर कहीं वही मान लेंगे तो हम कैसे कह देंगे कि इसे नहीं मानेंगे? अगर वो कहीं मान ले तो ये तो बैठ के बात करने की चीज है। अभी जो चल रहा है, यही ना चल रहा है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री की घोषणा किए हैं और जो दल उनके साथ है उनका जनाधार है। ये आप ना बोल रहे हैं कि नहीं है, हम लोग मानते हैं कि है। नहीं, ये मानने की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कहता कि आपके वोटर नहीं है आपके साथ, लेकिन जो पिछले 1952 से जो भी चुनाव हुआ बिहार में, उसमें बसपा जैसी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी बिहार में नहीं रही है। तो वैसे लोगों के बातों का वैल्यू उस लेवल पे लोग नहीं लेते हैं। समय धीरे धीरे बढ़ता है जी। वही बसपा से पिछले बार विधानसभा चुनाव में जीत के भी आया था लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस ढंग से बढ़ता है समीकरण और वोट तो बढ़ता है ना, तो उस हिसाब से बढ़ रहा है। तो उनका भी जनाधार यहाँ बढ़ा है, ऐसा नहीं कि घटा है, बढ़ा है। और उस स्थिति में वो है तो वो कहीं ना कहीं उनका अथी है ना, तो वहाँ एक तो लाइन खींचा हुआ है और उस लाइन पर हम लोग चल रहे हैं। और रही कि आप बोल रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी के पप्पू जी नहीं मानेंगे या वीआईपी के मुकेश सहनी जी नहीं मानेंगे, तो तीनों नेता हैं, वो लोग बैठ के बात करेंगे, जिनको मानना होगा मानेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी जो लाइन है इसी लाइन पर है जो लगाएंगे। लेकिन रालोसपा जो है वो बड़े भाई की भूमिका में होगी, एकदम रहेंगे। मानते हैं बड़े भाई लीडर के सीट में तो सबसे पहले वैशाली न्यूज के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। और मानने और ना मानने की बात रही तो हम लोगों ने एक
प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन। समान विचारधारा की जो पार्टी है हमारे साथ वो हैं और बातचीत चल रही है। एक बृहद पैमाने पर गठबंधन तैयार होगा और जनता ऊब चुकी है इस 30 सालों में दोनों गठबंधन से। 30 साल में आप देख सकते हैं, लालू जी, आदरणीय लालू जी पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 15 साल रहे। महाजंगल राज के नाम पर नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार जी आए, 15 साल रहे। 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए, और आज तक हमें नहीं लगता है कि कहीं किसी भी क्षेत्र में कोई चेंज हुआ है। और हम लोग, मेरी पार्टी हमेशा सेवा के क्षेत्र में, कहीं भी बाढ़ हो, सुखाड़ हो, घटना दुर्घटना कोई भी हो, चिमकी बुखार हो, कोरोना हो, हमेशा हम लोग सेवा के दम पर जनता के बीच हैं और हम लोग मजबूती से इस बार सत्ता परिवर्तन करेंगे। साथ में रहेंगे, साथ में बातचीत चल रही है, देखते हैं बड़े भाई की भूमिका मानेंगे या नहीं मानेंगे। वैसा वो तो ऊपर लेवल की बात है, नेता लोग जैसा डिसाइड करे, हम लोग साथ हैं। चलिए सर, आपसे बात कर लेते हैं। ये लोग की तो बात अपनी है, ये लोग अभी बोलने को तैयार नहीं है कि कौन क्या होगा। निश्चित तौर पे उस मामले में दोनों व्यक्ति का कद थोड़ा छोटा है, क्योंकि उस लेवल के नेता के बारे में बोलना मुश्किल होता है। क्या लगता है कि दोनों एक दूसरे से सामंजस्य से बैठ पाएगा? आपको क्या लगता है, क्योंकि काफी लंबा अनुभव रहा है और दोनों की राजनीति आप देख रहे हैं। आयोजन तो लोगों ने कर ही लिया है, और मुख्यमंत्री पद की बात है तो ये तो बहुत दूर की बात है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की लड़ाई इस राज्य में वर्तमान में भी है और आने वाले समय में भी जारी रहेगी। जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा हो गई है राजनीतिक दलों में, तो आप महसूस कर रहे होंगे कि जो पार्टी के जूनियर मेंबर्स हैं उनमें भी यह महत्वाकांक्षा आ गई है। जैसे राजद में देखिए, अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस भी मान चुकी है कि आप ही मुख्यमंत्री होंगे। उधर लोजपा में देखिए, चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो ये जूनियर मेंबर्स जब मुख्यमंत्री के दावेदार बनने लगते हैं तो राजनीति में एक अराजक स्थिति आती है, और उस स्थिति का सामना इस राज्य को आने वाले समय में करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि जो तीसरा मोर्चा बन चुका है या उसमें विस्तार होने वाला है, कोई ऐसी राजनीतिक संभावना जगेगी कि इनमें से मुख्यमंत्री पद के लिए कोई खींचतान हो, ऐसा नहीं लगता। वो महागठबंधन और एनडीए, इन दोनों में से ही कोई मुख्यमंत्री होगा। मतलब थर्ड फ्रंट के कहीं अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई संभावना नहीं है। क्या कहेंगे, थर्ड फ्रंट की कहीं दिखाई पड़ने नहीं पड़ने की बात हो रही। काफी लंबा अनुभव भी रहा है और चूंकि काफी समय से आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं। बड़े भाई हम इनकी बात के स्वागत करते हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप नेता घोषणा करके अपना जो कैंडिडेट है उसको तो लेके चलते हैं ना चुनाव में, तो उस ढंग से उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा किया जाएगा तो बहुत सीट हम लोग जीत सकते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। क्योंकि जो उनका कार्यक्रम रहा है और अभी जो कार्यक्रम लेके चल रहे हैं वो बहुत ही बिहार के लिए सराहनीय है। दवाई है, कार्रवाई है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, सुनवाई है, बहुत तरह के कार्यक्रम है जो लेके चल रहे हैं। शिक्षा की बात आपने की, खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं, कहीं ना कहीं उस कार्यकाल में कुछ ऐसे बड़े काम जो बिहार के लिए या देश के लिए उन्होंने किया हो, क्या ऐसा किया जिसके आधार पर आप शिक्षा के बारे में वोट मांगे? शिक्षा के जहाँ तक बात करते हैं ना, आप जाके देखिए उनके क्षेत्र में काराकाट में, क्या काराकाट ही सिर्फ सेंट्रल स्कूल खुलवाने वाले ही हैं, और नीतीश कुमार जी से पूरे बिहार में जगह जगह पर सेंट्रल स्कूल खुलवाने के लिए जमीन मांग रहे थे और इन्होंने नहीं दिया। और इसलिए नहीं दिया कि अगर हम जमीन देते हैं मेरा सवाल तो इनका नाम प्रचार होता है, तो काम वही ना, शिक्षा के हिसाब से काम मतलब काम आप लोग प्रचार के हिसाब से करते हैं, जिसमें काम प्रचार हो वो काम ज्यादा बेहतर। प्रचार के हिसाब से नहीं, बिहार का विकास हो इससे कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय विद्यालय बिहार के विकास के लिए नहीं थे का? बिल्कुल है, तो वो क्यों नहीं खुलना चाहिए? मेरी बात जानकारी से बता दें। मेरा सवाल यह है कि चूंकि शिक्षा मंत्री थे, निश्चित तौर पे एक केंद्र के शिक्षा मंत्री का एक अहम भूमिका होती है, और चूंकि बिहार के रहने वाले हैं, आप सीधे काराकाट की बात कर रहे हैं,
मैंने पूरे बिहार की बात की है। मैं सिर्फ काराकाट उनका क्षेत्र नहीं था, पूरा देश उनका क्षेत्र था। कहीं ना कहीं वो बिहार के रहने वाले हैं, तो पूरे बिहार की बात मैं वही बात में जा रहा था जी। तो इन्होंने जमीन नहीं दिया पूरे बिहार में, लेकिन वहां एक महंत को अपने नेता किसी ढंग से मोनोपलेट करके उनको उनसे जमीन लिया, जो जमीन बेचारा दिया उस पर सारा फंड आ गया वहां से, और बिहार सरकार को केवल नो ऑब्जेक्शन देना, और कोई एक पैसा देना भी नहीं था, सब कुछ वहां से आया हुआ था। और उसके लिए हमारे नेता को नो ऑब्जेक्शन के लिए आंदोलन करना पड़ा कि केवल आप नो ऑब्जेक्शन दीजिए, आपको एक पैसा नहीं देना है, वहां काम स्टार्ट होगा। तब जाके वो काम स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ अभी तक के हमको सूचना नहीं। चलिए मान लेते हैं जिले में, तो वो तो पूरे बिहार में जिले में कितने केंद्रीय विद्यालय होते हैं? एक जिला में एक होते हैं, दो भी हो सकते हैं। दो भी हो सकते हैं। कितने बच्चे पढ़ लेंगे उससे? जो उन 1000, 2000, 3000, ठीक है, 5000, ठीक है। एक जिले से कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? मैं पूरे शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूं, एक केंद्रीय विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं। आप चूंकि मंत्री हैं, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक देखना होगा। ठीक है विकास जी, बिहार की क्या स्थिति है? आपका कहना सही है, लेकिन जो भी चीज वहां से चलता है, बिहार सरकार का एक नियम होता है, एक रूल होता है, उसके अनुसार वो जो ये यहाँ जो पालन करेगा, नहीं करेगा, वहां से चलेगा, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं कर सकते हैं, नहीं, उसकी जांच भी नहीं करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, सवाल भी नहीं जिसके सरकार में थे, सुनिए ना, जिसके सरकार में थे वो चाहे तब ना, वहां भी तो ब्रेकेट है ना। हमको आप मंत्री बना दीजिए, कलम देवे नहीं कीजिए, तब क्या करेंगे हम? तो फिर उस पार्टी में रहने का क्या फायदा? तो उसी ने छोड़ दिया वहां। कितने दिन बाद? अरे 4 साल के बाद छोड़े। 4 साल कम नहीं होता है। कितने दिन के बाद क्या बात? 4 साल बाद हम देखते 4 साल बाद आपके नेता की नींद अरे टूटी। हम कह रहे हैं कि 4 साल बाद छोड़िए, 4 साल तक के जो भी काम हुआ, क्या आपको यहाँ जो ट्रेनिंग स्कूल में केंद्रीय विद्यालय चल रहा था, कब के उठ के चला गया होता? और शायद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री नहीं होते तो मेरा सवाल, तो उसको रोकने का काम उन्होंने कम समय होता है शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब इस 7.5 साल में भारत नहीं सुधर सका एनडीए भाजपा की सरकार से, तो ये मंत्री आगे क्या कर सकते हैं? दूसरे नहीं कर सके तो हम भी नहीं करें तो क्या फर्क पड़ता है? हम नहीं कर सके ऐसी बात नहीं है, हम जिसके सरकार में उनको काम नहीं करने देगा, क्या करेंगे हम? 4 साल लगे फिर छोड़ने के लिए। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर हम काम पहले दिन से नहीं करने हम बिहार सरकार में है, मेरा सवाल है कि पहले दिन से काम नहीं करने दिया जाता था कि चौथे साल में काम नहीं करने दिया जाता? काम तो जहां तक हुआ नहीं चलने दिया, तब नहीं छोड़ दिए वहां से। तो मेरा यही तो मेरा नहीं चल रहा था, हम छोड़ यही तो मेरा सवाल है कि 4 साल में चौथे साल में काम नहीं करने दिया जाता, पहले दिन से काम नहीं करने मैं आपको आश्वासन देता हूं कि विकास बाबू आपका काम 10 दिन में हो जाएगा। 10 दिन बीतेगा तो आप फिर कहिएगा कि कमलाऊ क्या हुआ, मैं कहूंगा कि 20 दिन में हो जाएगा, 6 महीना में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। बीतते बीतते जब समय बीतता है तब ना भी विश्वास होती है विकास जी कि अभी काम नहीं होने वाला है, तब आप आशा छोड़ दीजिएगा, हमको छोड़ दीजिएगा, यही ना होता है। तो उस ढंग से हुआ, जब लगा कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप लोग के कहा सुने में जनता ठगी सी रह गई। नहीं, जनता कहाँ ठगी रह गई? बिल्कुल, उनका तो काम नहीं हुआ ना 4 साल में। आप उनके आश्वासन का इंतजार करते रहे। जनता ठगी नहीं रह गई, 4 साल का कम समय होता है। मैं सर का थोड़ा सा ले लूं सर, क्या 4 साल कम समय होते हैं क्या? कम समय तो नहीं है, लेकिन विकास जी यह ख्याल रखना होगा कि एक मंत्री ही सब कुछ नहीं है। और मैं तो मानता हूँ कि एक मंत्री की हैसियत वही होती है जो समुद्र में फेंके गए एक बतासे की होती है। मंत्री चाहकर भी बहुत कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता, वो अपने विभाग में भी कुछ नीतियाँ नहीं बना सकता। इसलिए उपेंद्र जी पर यह आरोप तो मैं नहीं लगाऊंगा कि वो 4 साल में कुछ नहीं कर पाए। अगर सोचा भी होगा, कुछ प्रस्ताव भी दिया होगा, तो कोई जरूरी नहीं कि उस प्रस्ताव पर गवर्नमेंट अमल करे। एक मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद ही कई दशक लग जाते हैं किसी योजना को धरातल पर आने में। आप ये हाजीपुर सुगौली रेल पुल को ही देखिए, कब निर्णय हुआ, कब शिलान्यास हुआ और कब रेल पथिया चालू हुआ। उसी तरह विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न प्रस्तावों में यही सब होता है। तो उपेंद्र जी के साथ भी यही है। उपेंद्र जी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे जब तक कि वो गठबंधन के शीर्ष उसमें अभिरुचि न ले। हालांकि मंत्री रहते हुए इन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए कुछ कार्यक्रम भी चलाए, जगह जगह धरना प्रदर्शन भी किए और मानव श्रृंखला भी बनाया। बहुत निश्चित वो राज्य मंत्री का बहुत ही सहायक पद है।
वो बहुत कुछ परिवर्तन नहीं लेकिन कर जिस सकते। तरीके से बयान आता है नेताओं का कि वो ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जिस प्रकार से तो बयान जनता भ्रमित होती है, बयान उसके के बारे सिवा में नेताओं हम के थोड़ा सा पास हम है बताना क्या? चाहते हैं। क्या है नेताओं के पास बयान के सिवा? बयान के सिवा इनके उसके भी बारे नेता, इनके नेता भी मैं कह दूं थोड़ा सा, इनके नेता भी कई बार बयान देते हैं मुझे 10 दिन के लिए पुलिस दे दीजिए, बिहार की पूरी अभी क्राइम खत्म हो तुरंत अभी जाएगी। उसी के बारे में बता रहे हैं, अभी तुरंत बहुत सारी ऐसी अमूमन बातें सभी होती हैं पार्टियां जो जो है, ये अनप्रैक्टिकल सारे है। जुमले हो सकते हैं, अमूमन हकीकत में लाने में बड़ी कठिनाई होगी। जुमला की बात का जहां और तक फिर सर जब मैं बता रहा हूं, अगर- अमूमन सभी पार्टियां घोषणा पत्र लाती है, हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा पत्र लाया है जो बजाबते कोर्ट के एफिडेविट के साथ है। 30 साल बनाम 3 साल, 3 साल में मैं वो करके दूंगा जो प्रतिज्ञा पत्र में लिखा हुआ है, नहीं तो उसी दिन रिजाइन करूंगा बजाबते कोर्ट के एफिडेविट के साथ। मैं दिखाना अच्छी चाहता बात है, हूं, अगर इस तरह से कोई मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। क्या है उस प्रतिज्ञा पत्र में? प्रतिज्ञा पत्र में है, शिक्षा के बारे में है, बेटियों की सुरक्षा के बारे में है, मजदूर के बारे में है, किसान के बारे में है। ये प्रतिज्ञा पत्र है, ये देख लीजिए, देख सकते हैं। पढ़ के सुना दीजिए क्या है। समक्ष कार्यपालक दंडाधिकारी पटना सदर पटना, मैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, उम्र 53 वर्ष, पिता श्री चंद्र नारायण प्रसाद, निवासी कोर्ट स्टेशन रोड पूर्णिया, थाना खजांची हाट पूर्णिया, वर्तमान पता क्वालिटी कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 503, नॉर्थ मंदिरी, जिला पटना, बिहार। मैं इस शपथ पत्र के द्वारा सशपथ निम्नलिखित घोषणा करता हूं, यह कि आसान बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मैं और हमारा जन अधिकार पार्टी अपने प्रतिज्ञा चुनाव घोषणा पत्र में निहित और लिखित समस्त वादों और योजनाओं को अक्षरशः पालन करने के लिए कड़ाई पूर्वक मजबूती से लागू करने हेतु वचनबद्ध है। यह कि मैं अगर हमारे जन अधिकार पार्टी को आप बिहार की जनता जनार्दन सत्ता में लाने और सत्ता बनाने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करते हैं तो बस मात्र अगले 3 सालों में अपने प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार बिहार को बदल दूंगा और ऊर्जित, विकसित, रोजगार उन्मुखी, अपराध मुक्त नया बिहार बनाऊंगा। अन्यथा 3 साल पूरे होते ही मैं और जन अधिकार पार्टी स्वतः पद त्याग दूंगा और अपनी सरकार का इस्तीफा महामहिम राज्यपाल महोदय को अविलंब सौंप दूंगा। चलिए, अब जैसा आपने एक अच्छी पहल है निश्चित तौर पे, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं आ गया। कहीं ना कहीं आपने कहा कि एक मंत्री या एक किसी व्यक्ति विशेष से पूरी व्यवस्था नहीं बदल सकती। मान लीजिए पप्पू यादव या ऐसे कोई भी दल सत्ता में आती है, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, 3 साल में कर नहीं पाए, इस्तीफा भी दे देंगे, फिर तो जनता ठगी ही रह जाएगी। एक दूसरा कि अगर पप्पू यादव चाहते भी हैं और उनके सहयोगी उस तरीके से उनको सहयोग नहीं करते हैं, फिर तो जनता ठगी रह जाएगी। तो ये एफिडेविट का फिर मतलब क्या रह गया? कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत कहें या सामाजिक जो जिम्मेवारी है हमारी, आपकी, तमाम नेताओं की या मीडिया की, सभी लोगों की, वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ गई, जिसके कारण ये काम हो नहीं पा रहा है और हम एफिडेविट के पीछे पड़े हैं, कानून के पीछे। शायद चूंकि आपकी उम्र भी काफी अधिक है, आपको याद भी होगा कि पहले लोग किसी बात को अगर बोल देते थे उसके लिए वो जान देने के लिए तैयार रहते थे। खासकर ये चीज जमीन खरीद बिक्री में देखा गया था। आज के डेट में लोग एफिडेविट कराते हैं, बहुत सारा बॉन्ड भरवाते हैं, उसके बावजूद भी मालूम चलता है कि आप कोर्ट में जाएंगे तो हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कि वो पैसे ले लिए, जमीन ही नहीं लिख रहा है, पैसे ले लिया, वो भागा चल रहा है, दूसरे का जमीन दूसरे लिख दे रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारी बातें जमीन के मामले में। लेकिन आपको याद होगा ऐसे 40-50 साल पहले आपने देखा भी होगा, हम लोग तो नहीं सुने ही हैं, कि लोग बोल देते थे मतलब जमीन आपकी हो गई आज से। तो एक हम मौखिक वाला होता था। तो वो एक जो कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी थी अपनी, कि मैं जो बोल रहा हूं मेरे बात का वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। ये एफिडेविट क्या काम करेगा? देखिए, इस एफिडेविट का कोई वैसा कानूनी महत्व नहीं है। आप सबसे पहले 3 साल में बिहार बदलने का जो आप शपथ ले रहे हैं, तो उसके पैरेलल आपको दिखाना होगा कि वे कौन सारी नीतियां हैं, हमारे कौन सारे कार्यक्रम होंगे जिससे मैं 3 साल में अपने संकल्प या शपथ को पूरा कर सकने में सक्षम हूँ। तो वो तो आपके पास प्लानिंग है नहीं। अब बिहार कोई छोटा राज्य नहीं है, 13-14 करोड़ लोगों का राज्य है। यूरोपियन कंट्रीज में जाइए तो 5-6 करोड़ में पूरा देश, 3 करोड़ 2 करोड़ में देश ही अनेक है। हाँ, तो 14-15 करोड़ जहाँ जनता है, इसको छोटा मत मानिए। और इसे आप 3 साल में कैसे बदल देंगे? मैं समझता हूँ कि कोई अलादीन का चिराग आपके पास नहीं है। ये शपथ पत्र है, शपथ पत्र चुनावी पत्र आपने है। अपनी एक जवाबदेही अपने ऊपर निर्धारित कर ली है
ये आपकी महानता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इस शपथ पत्र के अनुसार चलेंगे तो कोई भी पार्टी 3 साल में कुछ भी नहीं बदल सकती और उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्या बदलाव लाएगा? आप एनडीए को देखिए, 1914 में मोदी 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 बहुत सारे वादे किए, प्रधानमंत्री भी बने, क्या कर लिया देश को? कौन सा वादा उनका पूरा हुआ? कुछ वादा पूरा नहीं हुआ। और जो नीतियां आ रही हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि अर्थशास्त्री भी नहीं समझ पाते। और देश नीतियों से चलता है, मौखिक बयान से देश नहीं चलता। और वे नीतियां जनता की समझ में आए, यह तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती है, जब बड़े बड़े विद्वान और अर्थशास्त्री नहीं समझ पाते। जैसे अभी कृषि बिल को देखिए, जी, हंगामा मचा हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें खोट है। सारे पागल लोग तो आंदोलन नहीं चला रहे हैं, लेकिन आपके पास भी एक यूनिट है जो बड़ा टेक्निकली साउंड है और इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या करके समाज को दे रहा है कि साहब इस कृषि बिल से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आप देखिए वर्तमान में क्या है। लेकिन वो तो कहते रहते हैं ना कि हमने तो सारे वादे पूरे किए। अरे कहने के लिए तो बस वही आपकी जुबान है, आप जो कह दें। हमने राम मंदिर बनाया, हमने 370 लाया, हमने 3 तलाक लाया, बहुत सारी बातें वो कहते रहते हैं। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, था, वो समाप्त भी हो गया है। लेकिन क्या देश की आम जनता की भूख राम मंदिर से समाप्त हो जाएगी? क्या बेरोजगारों को रोजगार राम मंदिर से प्राप्त हो जाएगा? उसके साथ साथ दूसरे एस्पेक्ट पर भी विचार किया जाना चाहिए था और मुस्तैदी से उसे लागू किया जाना चाहिए था। जिस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हम 137 करोड़ आबादी वाले देश हो गए हैं। ये कोई साधारण आबादी नहीं, हमारे यहाँ जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, बेरोजगारी क्लाइमेक्स पर है और आपके पास रोजगार देने की कोई ठोस नीति नहीं है। आप छटनी कर रहे हैं। एक कोरोना काल में ही आप देखिए कि आपके 12-14 करोड़ लोग, असंगठित क्षेत्र के 14 करोड़ मजदूर बेकार हो गए, बिल्कुल। कुछ वापस लौटे भी। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कहते हैं, कंगाल हो गई, मजदूरों की छटनी करने लगी 2, 2.5, 3 महीने में ही। जबकि आप हर तिमाही जो अपनी आय का ब्यौरा देते हैं उसमें दिखाते हैं कि इतने 100 करोड़ का मुनाफा हुआ, और 3 महीने में आपकी स्थिति यह हो गई कि कर्मचारियों को छांटना शुरू कर दिया। मेल चल रहा है देश में नीतियों के नाम पर, और नेताओं के बयान पर कौन लगाम लगाएगा? जनता लगाम लगाती है तो चुनाव के दिनों में जनता भटक जाती है। अभी जाकर देखिए, बहुत ज़्यादा आक्रोश है एनडीए के खिलाफ, और महागठबंधन में राजद के प्रति भी पुराना आक्रोश है। लेकिन मतदान के एक दिन पहले से आप देखिएगा, फिर वही लोग जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, गोत्र के नाम पर एक हो जाएंगे। तो जो जनता बदलाव ला सकती है, वो जनता खुद निर्णय नहीं कर पाती है कि आज जो मैं निर्णय कर रहा हूं कल उसी पर कायम रहना है। बिल्कुल सही आज बात है। आक्रोश जरूर है, लेकिन मतदान के दिन हम बदल जाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति बनी हुई है। इससे तो यही लगता है ना कि कहीं ना कहीं देश का या बिहार का बदलाव संभव ही नहीं। ऐसी स्थिति में संभव नहीं है जब तक हम जातीयता के दायरे से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते। चलिए, समय कम है सर की बहुत सारी बातें हो गई, काफी एक्सपीरियंस वाली बात भी मिल गई। क्या लगता है कि बिहार में बदलाव आएगा? निश्चित छोटा से कमेंट आपका भी चाहेंगे। निश्चित आएगा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जो परिस्थितियां बता रही है उसके हिसाब से तो इसलिए लगता है कि दोनों से बिहार की जनता हो चुकी है। नीतीश कुमार से 15 साल सरकार देखे हुए हैं, लालू जी के सरकार को उससे त्रस्त थे। अभी तेजस्वी यादव को कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोग भागता है, जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भागता है, उस तरह से जनता भाग रही है महागठबंधन से। मैं भी घूमता हूँ क्षेत्र में, मुझे भी आकलन है। जदयू का वही स्थिति है, बिहार में उनको नहीं चाहता है। लेकिन सर का एक बात अच्छा लगा कि जातीय समीकरण कहीं कहीं कुछ आ जाता है
तो वहाँ लोग कुछ बात भोर पड़ के इधर उधर करके वोट दे देता है, उसमें भी कुछ गड़बड़ आता है। लगता है कि बिहार में बदलाव आएगा। बिल्कुल लेकिन बदलेगा। बदलाव 30 आना साल है। का धोखा है, बिहार बचा लो मौका है, हम लोग जनता के ये बीच तो जाते हैं। ये तो जुमले हैं। चलिए बहुत सारी बातें जनता के ऐसी बीच हम लोग जाते बातें हैं। बदलाव होती आना है। रहेंगी, बिल्कुल और सही अपने बात है। सेवा भाव के आधार पर भी सेवा जो जितना किए हैं हम लोग अभी तक, जी मेरी पार्टी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग जितना सेवा किए हैं, हाँ, ये जनता देख रही है और जनता एक बार जरूर मौका देगी। मौका बिल्कुल, देगी, बहुत सारी मौका बातें हो गई, समय की बाध्यता है, काफी सारी बातें हुई। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि थर्ड फ्रंट बन चुका है और सभी लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल थर्ड फ्रंट की एक भूमिका बिहार में बन रही है। जिस प्रकार से बसपा हो, रालोसपा हो, एलजेपी जाप हो, वीआईपी हो, तमाम पार्टियां अलग अलग तरीके से अपने अपने नेताओं के बारे में प्रचार प्रसार में भी लगी हुई हैं। बड़े नेता आपस में मिलकर बात भी कर रहे हैं कि कैसे खास करके एनडीए और महागठबंधन को पीछे छोड़ा जाए। देखते हैं क्या होता है। कि आज के परिचर्चा में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।